दो तीन विषय थे आप लोगों से बात करने जैसे। उसी विषय पर पहले मैं आऊँगा, फिर हम बाकी की चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। एक पहला विषय था कि जो 28 तारीख की कॉन्फ्रेंस के लिए जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन, सबको रजिस्ट्रेशन करना था, किनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है 28 के लिए, वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? करण, રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે કે નથી થઈ ગયું? બાકી છે. हाँ बीनाबेन, શું વિષય છે બતાવ ચૂક્યો? हाँ वैशाली, સર મારે નથી થયું રજીસ્ટ્રેશન હજુ. હા તો બધા રજીસ્ટ્રેશન જેટલું બને એટલું વહેલું આજના દિવસમાં કરાવડાવી લ્યો, बराबर है। कारण के क्योंकि IR1 है, तो IR1 होने की वजह से हम सबको आना ही तो है ही, तो रजिस्ट्रेशन करने में देरी क्यों? और रजिस्ट्रेशन फीस तो पे करनी नहीं है, तो वो भी चलो सोचना पड़ता। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो ग्रुप में एक बार लिख लें कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो आज रात तक कर लें, और जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लें। जिन लोगों ने हाल में पेपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था जिनका, वो सभी तो पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे ही, बाकी के जो भी हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए माने बाकी के लोगों को भी अगर पेपर प्रेजेंट करना है तो अपना एब्स्ट्रैक्ट मैंने कहा था कि भेजना है, एज अर्लीस्ट भेजना था, तो जिन लोगों का बाकी था उन लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट अपना भेज दिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और नहीं भेजा हो ऐसा ना हो, नहीं होगा। बाकी ने भी किसी ने भेजा है एब्स्ट्रैक्ट तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ एक कॉन्फ्रेंस झारखंड में भी हो रही है, लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के द्वारा भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आप में से कोई वहाँ भी कुछ प्रेजेंट करना चाहें तो वहाँ भी प्रेजेंट हम माने वहाँ भी पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं।
दैट्स कंप्लीटली वॉलंटरी। तो ये बात है, ठीक है। आप लोगों के साथ जो मुझे डिस्कस करना था, और आप लोगों की IR1 की प्रिपरेशन के लिए जो मुझे आप लोगों से 1-to-1 डिस्कशन करनी थी, मैंने IR1 का जो मॉक लिया था उसके बाद कुछ सजेशंस मैंने दिए थे, और उसके आधार पर और 1 वीक बिफोर आप लोगों के साथ मेरी एक डिस्कशन हो जाएगी। आपके बाकी के जो हैं वो तो रहेंगे ही, मगर तो इसलिए आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन हुई है वो अच्छे से कर लें अपने गाइड के साथ, और अपने अगर को गाइड है तो को गाइड के साथ भी उस विषय को कंफर्मेशन कर लें, जिससे हमारी डिस्कशन जो है वो फ्रूटफुल लेवल पर एक जा सके, ठीक है। तो तो पेपर 1 जो है उसमें अप्लाइड योग पूरा विषय रहेगा, और
उसमें 5 सेक्शन में अलग अलग विषयों के जो अलग अलग सिस्टम के जो रोग हैं वो आप लोगों को भी जैसे भेजा है मैडम ने, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। तो जो दैनंदिन जीवन के जो भी रोग हैं, आपके सामने जो कॉमन जो जो भी रोग आने वाले हैं, वो सारे उसमें कवर हो चुके हैं। तो जो भी रूटीन विषय हैं वो सभी हम उसमें पढ़ेंगे। और हमारा पूरा सेमेस्टर धीरे धीरे करके हम उस विषय को लेंगे। हाँ तृप्ति। સર મેં ક્વેશ્ચન તમને છે ને 30 બનાવવાના હતા ને એ મોકલાવ્યા જરાક જોઈ લેજો. हाँ माता मैं समझ के दू हूँ, एक एक व्यक्तियों के साथ हर एक के साथ मैं बात करूंगा। आप जो 23 लोग हो, सभी कुल मिला के 23 प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, तो सभी का जो है वो मैं इसी तरह से मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, सभी का एक एक का देख लूंगा मैं। हाँ, आपके जो गाइड को गाइड हैं वो कंसर्न उन्होंने ओके कर दिया होगा, तो भी मैं एक बार देखूंगा, ये विषय है। तो पहला पेपर है अप्लाइड योग, जिसमें आप लोग थोड़ा रोगों के हिसाब से क्या एप्लीकेशन करेंगे योग का वो देखेंगे। दूसरा पेपर जो है वो रूटीन है आपका क्लासिकल योगिक टेक्स्ट एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें आपके पातंजलि योग सूत्र में केवल्यपाद जो विषय है वो पूरा पढ़ने में आएगा। और हठ योग टेक्स्ट में शायद नादानुसंधान और ऐसे जो कुछ विषय छूटे हैं, समाधि, नादानुसंधान और ऐसे छोटे छोटे विषय जो छूटे हैं, वो विषय आपके रहेंगे। खेचरी मुद्रा विशेष रूप से हैं, तो ऐसे जो छोटे छोटे विषय हैं वो वहां पर रहेंगे। इसके बाद पेपर 3 जो है उसमें
आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसमें वेस्टर्न कंसेप्ट, ईस्टर्न कंसेप्ट और योगिक कंसेप्ट डाइट के, ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो आपके सामने रखे जाने वाले हैं। ये पेपर आप लोगों के लिए एक विशेष इसलिए भी रहेगा क्योंकि आप डाइजेस्टिव सिस्टम सेमेस्टर 1 में पढ़े हो। वहां पर आपने ये पढ़ा है कि भाई डाइजेशन क्या है, डाइजेशन प्रोसेस कैसे डाइजेशन होता है, फूड जो कंपोनेंट थे, 6 टाइप ऑफ द फूड थे, उसकी सारी जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर हुई थी। उनके कुछ टाइप्स थे, उस विषय की भी चर्चा हुई थी। साथ ही साथ सेमेस्टर 3 में आयुर्वेद में जब हम त्रयोपस्तंभ की बात कर रहे थे, तब त्रयोपस्तंभ में भी हमने डिटेल में देखा था कि आहार के प्रकार, आहार के प्रकार, शाकाहार और मांसाहार के अंदर भी, शाकाहार और मांसाहार के अंदर भी अवान्तर जितने भी भेद हैं उसको भी हमने देखा था। तो वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ कंसेप्ट को एलोबरेट किया गया है और कुछ जो भगवत गीता के कंसेप्ट हैं, सात्विक राजसिक तामसिक आहार, उसको भी देखा गया है। और उसी तरह से ये जो है अपना मिताहार, हठ प्रदीपिका ने मिताहार को एक अलग तरीके से देखा है, गिरण संहिता ने मिताहार को अलग तरीके से देखा है। तो ये सारे विषय जो हैं वो वहां पर आते हैं। तो इस तरह से फूड एंड न्यूट्रिशन का जो विषय है या डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो विषय है वो वहां पर उस तरह से डिटेल में रहेगा। तो योगिक कंसेप्ट, आयुर्वेदिक कंसेप्ट, प्रकृतिगत आहार और वेस्टर्न कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट की थोड़ी थोड़ी चर्चा वहां पर होनी है। और शायद सोनल मैडम ने इस विषय में डिटेल दी भी होगी आप लोगों को। एक विषय जो लास्ट सेम में छूटा था और आप लोगों ने कहा था कि इस विषय की चर्चा के लिए हम इच्छुक रहेंगे, वो था आपका एक सांख्य दर्शन। तो आज शुरुआत आज वहीं से कर रहा हूं मैं कि सांख्य दर्शन में
आप लोगों के मन में जो कुछ बातें थी या कुछ जो विषय थे, आप क्या समझे थे और क्या समझना चाहते थे, ये विषय आपकी तरफ से थोड़ा रखा जाए तो उस विषय में जहाँ कहीं भी कुछ मेरा जो इनपुट्स हैं वो मैं दे पाऊंगा। खास करके सांख्य दर्शन जो है वो 6 आस्तिक दर्शन है, षड दर्शन जिसको कहा जाता है, या 6 आस्तिक दर्शन जो कहे जाते हैं, उसमें से एक जो है वो सांख्य दर्शन है। 6 जो दर्शन है, शायद ये बात हमारी पहले हुई होगी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो जो 6 दर्शन है उसको भी दो दो दर्शनों की एक जोड़ी बनाई गई है, क्योंकि जिनका फिलोसॉफिकल मैचअप हो रहा है या एक ही बिंदु पर जो काम कर रहे हैं, तो उस तरह से 6 दर्शन भी 3 भाग में डिवाइड हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो विषय है वो है न्याय और वैशेषिक। शायद उल्टा मैं बोल गया, वैशेषिक और न्याय, ये पहले 2 दर्शन हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने जो फिलॉसफी दी है उसको न्याय दर्शन ने एलोबरेट किया है। वैशेषिक दर्शन की जो फिलॉसफी है उसको न्याय दर्शन ने एलोबरेट किया है। उसी तरह से दूसरा जो बिंदु है वो है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है उसमें भी ऐसा माना गया है कि एक सिक्के की 2 बाजू की तरह ये 2 दर्शन है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक सिक्के की 2 बाजू की तरह है। सांख्य दर्शन जो है वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है और योग दर्शन है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो सांख्य के बगैर योग और योग के बगैर सांख्य अधूरा है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि योग दर्शन का फिलोसॉफिकल कंसेप्ट सांख्य दर्शन में है, माने योग दर्शन ने जो भी बताया है उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जो है वो सांख्य दर्शन में है। और सांख्य दर्शन में जो बातें बताई हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या उसका इंप्लीमेंटेड एस्पेक्ट वो योग दर्शन में है। और इसीलिए शास्त्रों ने सांख्य और योग दर्शन दोनों को साथ में देखा है और उसको कहा गया है मनोनिष्ठ दृष्टि बिंदु, माने मन के साथ जुड़े हुए विषयों पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सांख्य और योग दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से और मन के साथ जुड़े हुए विषय हैं।
ऐसा ही तीसरा दृष्टि बिंदु जो आता है वो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और वही उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उसको हम ज्ञान कांड भी कहते हैं या ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो ये तीसरे द्वयक है कि जिसमें ये दो साथ में है। पूर्व मीमांसा कर्म कांड है और उत्तर मीमांसा है वो ज्ञान कांड है। और वेदों का सीधा विषय जो है वो यहां पर लगा हुआ है, इसलिए वेदों का सीधा ज्ञान यहां पर लिया गया है और इसलिए इसके पीछे मीमांसा ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें से हमारे पढ़ने में दो दर्शन आए हैं। योग दर्शन हम पूरा पढ़ रहे हैं और सांख्य दर्शन का परिचय हमने लिया था। सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल के द्वारा हुई, जिसको हम कपिल मुनि के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा हुई। और कपिल मुनि माने ज्ञान को समाज में ले जाने में या तो ज्ञान को समाज में सहज रूप से ले जाने में कपिल मुनि का बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए दर्शनों के बाद भी श्रीमद् भगवत गीता में भी ये उल्लेख मिलता है कि भाई मुनि नाम कपिल श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत में भी कपिल मुनि का और उनके माता पिता का विषय है, उनकी फिलॉसफी को अडॉप्ट किया गया है। और बाकी पुराणों में और ग्रंथों में भी कपिल मुनि को एक विशेष ज्ञानी के रूप में और सांख्य दर्शन को एक विशेष दर्जा दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि ऐसा सांख्य दर्शन में क्या है कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा मान उनको मिला। बहुत सारे विषय उन्होंने सांख्य दर्शन में डिवाइड किए हुए हैं। कुल मिला के सांख्य का एक मतलब होता है ज्ञान और दूसरा मतलब होता है संख्या। तो संख्या की बात जहां पर है इसलिए ये सांख्य है, और जहां पर ज्ञान है इसलिए भी ये सांख्य है। और ये द्वैतवाद का ग्रंथ है। द्वैत सिद्धांत जो है उसको लेकर ये चलने वाला ग्रंथ है। मूलभूत रूप से दो सिद्धांत हमारे यहाँ चले हैं, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है जहां सृष्टि उत्पत्ति में दो चीजों को माना गया है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष माने मेल, प्रकृति माने फीमेल, ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। पुरुष और प्रकृति, जब ये दो तत्वों में से सृष्टि उत्पत्ति की बात कही गई है तो यहाँ पर दो है, इसलिए यहाँ पर द्वैतवाद है।
कि सृष्टि उत्पत्ति में दो चीजों का स्वीकार हुआ है। और बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं, खास करके शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, और उसी तरह के बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने सृष्टि उत्पत्ति में एक तत्व का स्वीकार किया है, अव्यक्त का। और इसीलिए उस सिद्धांत को कहा गया है अद्वैतवाद। अद्वैत, जहां दो नहीं है। तो अद्वैत और द्वैत, ये दो प्रमुख सिद्धांत भारतवर्ष में चले हैं सृष्टि उत्पत्ति के लिए। उसमें सांख्य दर्शन है, वो पुरुष और प्रकृति को साथ लेकर चलने वाला, द्वैतवाद को मानने वाला ये ग्रंथ है। ये बात यहां होनी चाहिए। दो विशेष बातें क्या है जो मैं बता रहा था, उसमें पहली बात है कि उन्होंने त्रिविध दुख की बात की। देखिए, हर एक दर्शन जो है, उसका पहला दर्शन जो है वो ज्यादातर सूत्रात्मक रूप में लिखे गए हैं। सूत्र का मतलब होता है स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। और उसका जो पहला सूत्र होता है, माने सबसे पहला सेंटेंस जो रहता है हर एक दर्शन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे योग दर्शन में कहा गया है अथ योगानुशासनम, अथा तो धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा का पहला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शन का पहला वाक्य है। तो ये एक विषय रहा है। तो उसी परंपरा में सांख्य दर्शन जो है, उन्होंने सबसे पहले सूत्र में कहा है कि त्रिविध दुख को दूर करने के लिए, त्रिविध त्रिविध दुख को दूर करने के लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो कौन कौन से दुख? अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, या आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक, जो भी क्रम में आप याद रखें। ये तीन दुख को निवर्तन करने के लिए ये विषय की रचना हुई है, ऐसा कपिल मुनि पहले वाक्य में कहते हैं, पहले सूत्र में कहते हैं। तो दुख के बारे में उन्होंने सबसे पहले स्पष्टता की कि दुख कैसे हैं।
और दूसरा विषय जो उन्होंने वहां पर रखा वो था सृष्टि उत्पत्ति का क्रम। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय की चर्चा उन्होंने वहां पर की। माने कुल मिला के जो सृष्टि उत्पत्ति की बात कपिल मुनि ने बताई, ज्यादातर उसी विषय का स्वीकार जो है वो बाकी के ग्रंथों में भी किया गया। वो आयुर्वेद हो, योग हो या बाकी के पौराणिक शास्त्र हो, जिसमें कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति के साथ के बाद महत्त्व का निर्माण हुआ, महत्त्व के बाद अहंकार का निर्माण हुआ, और महत्त्व के बाद अहंकार, और अहंकार के तीन प्रकार। अहंकार शब्द से कई बार हमारे मन में ये भाव जाग सकते हैं कि भाई अहंकार का मतलब यहाँ ईगो नहीं है, अहंकार का मतलब यहाँ पर नकारात्मक भाव में नहीं है। तीन प्रकार के भावों के लिए अहंकार शब्द का प्रयोग हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व को हमने ज्ञान माना है, रज को हमने गति माना है और तम को हमने स्थिरता माना है या जड़ता माना है। सत्व शुद्ध है, उसमें कोई बुराई नहीं है। रज जो है उसमें गति है, तो वो पॉजिटिव रूप में भी हो सकती है और नकारात्मक रूप में भी हो सकती है। और इसी तरह से तामसिक में भी दो भाव रहेंगे, स्थिरता और जड़ता। हम बात कर रहे हैं सृष्टि उत्पत्ति की, समझ में रहना चाहिए। त्रिगुण की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं त्रिविध अहंकार की बात कर रहा हूं। तो त्रिविध अहंकार की जब शास्त्रों ने बात की है, वहां पर रज है वो गति का प्रतीक है, सत्व है वो ज्ञान का प्रतीक है और तमस है वो स्थिरता या जड़ता का प्रतीक है। जब तमस भाव अपनी मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता है तब वो जड़ता में परिवर्तित होता है और हम उसको नकारात्मक भाव में देखते हैं। या त्रिविध गुणों की बात आपने देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि भाई क्रोध, ईर्ष्या और ये सारे भाव जो हैं वो तामसिक लोगों में रहते हैं। मगर ये सारी बातें जो हैं वो मन के गुणों के संदर्भ में ही बताई गई है। मगर जब सृष्टि उत्पत्ति में अहंकार की बात आती है तो ये तीनों की जरूरत है। ज्ञान की भी जरूरत है, ज्ञान माने विवेक की भी जरूरत है, गति की भी जरूरत है और स्थिरता की भी जरूरत है या जड़ता की भी जरूरत है। और इसीलिए
राजसिक और सात्विक अहंकार के मिलने से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय माने कुल मिला के 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और वहीं तामसिक और सात्विक अहंकार के मिलने से पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा, और उसमें से ही माने तन्मात्रा में से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। शब्द में से आकाश, स्पर्श में से वायु, रूप में से अग्नि, रस में से जल और गंध में से पृथ्वी। तन्मात्रा में से जो बात चली, महाभूत की उत्पत्ति की, तन्मात्रा भी सूक्ष्म है और महाभूत भी सूक्ष्म है। तो तन्मात्रा में से जो बात चली आगे महाभूत की उत्पत्ति की, तो उसमें ही पंचीकरण का एक सिद्धांत दिया गया। माने एक एक तन्मात्रा की विशेषता रहेगी महाभूत में और बाकी की तन्मात्राएं उसमें अंश भाव में रहेगी। और पंचीकरण के सिद्धांत में भी दो भाव हैं, दो विभाग हैं, दो अलग अलग सिद्धांत हैं। मगर कहने का तात्पर्य उतना ही है कि भाई एक तन्मात्रा की बहुलता से एक महाभूत की उत्पत्ति मानी गई है। माने शब्द तन्मात्रा में से आकाश महाभूत, उस तरह से। तो इस तरह से 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये टोटल हुआ। और उनको मिला के ही 24 या 25 तत्वों की जो बात है वो यहीं पर बताई गई। तो इस तरह से सांख्य दर्शन में ये दो विषय जो हैं वो विशेष रूप से रखे। कुल मिला के 6 अध्याय सांख्य दर्शन के बताए गए हैं। उसमें जो पहला अध्याय है उसके बारे में थोड़ा मतांतर है। कुछ ने कम सूत्र माने हैं, कुछ ने ज्यादा सूत्र माने हैं। मगर बाकी के अध्यायों में ऐसा कुछ विषय नहीं। तो इस तरह से सांख्य दर्शन है वो है। फिर उसमें आसनों की बात है, प्राणायाम की बात है, अंतःकरण चतुष्टय की बात है, जीव की बात है, ध्यान की बात है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा सांख्य दर्शन के अंदर की गई है। तो ये एक सांख्य दर्शन का परिचय है। तो उसमें से आपने कुछ जो समझा है या जो सीखा है, या उस विषय में आप लोगों के मन में कोई भाव है या क्वेश्चन है, आप लोग क्या जानना चाह रहे थे ये मुझे पता नहीं था। तो क्या विषय है वो कोई भी बता सकते हैं। हाँ, एक बात और भी कह दूं कि ये जो पूरी प्रोसेस मैंने जो संस्कृत में बताई वो पूरी प्रोसेस साइंटिफिक है। माने यही चीजें अगर आप आज के विज्ञान के शब्दों में समझना चाहें तो भी हम समझ सकते हैं। तो ये प्रोसेस सिर्फ कह दिया है महत्त्व अहंकार ऐसा कह दिया है ऐसा नहीं है, उसको वैज्ञानिक तथ्यों पर भी ये प्रोसेस साबित हुई। तो ओवर टू आप लोगों की तरफ है, कुछ पूछना इस विषय में चाहते हैं? बहुत संख्या दर्शन हो रहा था आपके मनों में।
हम्म। एक टीका के रूप में कहो या उसके सरलता के स्वरूप में जो बातें लिखी गई हैं वही सांख्य कारिका है। माने सांख्य के विषय को ही सरल स्वरूप में बताने की प्रक्रिया उसमें वहां हुई है और उन्होंने अपना नाम दिया सांख्य कारिका। तो और कुछ अलग नहीं है इसमें। हेतल। સર આ પુરુષ અને પ્રકૃતિ જે છે ને એનું એક્ઝેક્ટ આમ જલ્દીથી આમ આપણે કોઈને સમજાવવું હોય ને તો નથી એ ક્લિયર મારે એટલું કોને સમજાવવું છે? એટલે કોઈ જેમ સર આપણે કોઈને કહીએ ને કે માસ્ટર કરી તો એ સાંખ્ય દર્શન પૂછે ને તો યોગ દર્શનનું આપણે બધું એને સમજાવ્યું આમાં મારાથી નથી ક્લિયર થતું એટલે એટલે એને હુકમ સમજાવું છું પુરુષ અને પ્રકૃતિ શું છે? એટલે એ પૂછે કે આમાં 24 તત્વ છે ને ઓમાં 25 તત્વ છે તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ એ લોકો ઓમાં નથી માનતા વેદમાં કે એ આસ્તિક ને નાસ્તિક ને બધું પણ આ પુરુષ ને પ્રકૃતિનો મારો નથી ક્લિયર કોન્સેપ્ટ એટલે એ દ્રષ્ટા તું ભાવ ને જે છે તારા ને પ્રશ્નો જ ક્લિયર નથી પેલા હા અત્યારે તો હા એટલે સર અત્યારે તારો પ્રશ્ન પુરુષ અને 25 તત્વ અને પ્રકૃતિમાં 24 તત્વ એટલે કોને સમજાવવું મને એ કે એટલે એના મુજબ હું જવાબ આપું એનો તારે કોને સમજાવવું છે? એટલે જો મારી સિસ્ટર છે ને એ યોગમાં હોય ને તો એને મને પૂછ્યું કે સાંખ્ય દર્શન તું યોગ દર્શન કરસ તો એનો તમે જે કીધું ને સિક્કાની બે બાજુ છે તો સાંખ્ય દર્શન વિશે તને શું ખબર છે તો આપણે એમ કહીએ કે 24 એલિમેન્ટ ને આ તે પણ પુરુષ અને પ્રકૃતિ મારું પોતાનું જ ક્લિયર દ્રષ્ટા ભાવ ને એ બધું છે મને એને નથી. પૂછ એને પૂછ કે એનું ક્લિયર છે તો શીખી લે। ओके सर। हाँ सरल शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति एक विषय है। माने प्रकृति एक माने एक मनुष्य शरीर है तो आत्मा कहाँ रहेगी? अगर शरीर नहीं है तो आत्मा कहाँ रहेगी? तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि हाँ अगर आत्मा शरीर ही नहीं है इसलिए कहा गया है कि शरीर खलु धर्म साधनम कि धर्म को प्राप्त करने के लिए शरीर की तो जरूरत है ही है। बिना शरीर के कुछ नहीं हो सकता है। तो आत्मा है, आत्मा का और भी ज्यादा शुद्ध स्वरूप होगा या सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है या जो विषयों की जरूरत है वो एक जो है वो पुरुष है। जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, और प्रकृति जो है वो ऊर्जा को साथ में रखने वाला, ऊर्जा को अपने साथ जोड़ने वाला। माने शरीर में जैसे आत्मा जुड़ती है तो एक जीवंत शरीर बनता है, वैसे सृष्टि उत्पत्ति में प्रकृति एक ऊर्जा को ग्रहण करने वाला विषय है। तो एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा को ग्रहण करने वाला भाव है या तत्व है। तो इस तरह से सरल स्वरूप में पुरुष और प्रकृति को समझना चाहिए। और भी ज्यादा इस विषय को स्पष्ट करने के लिए जो भगवत गीता में जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो शायद 16वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग की जो बात आती है तो उसमें इस विषय को स्पष्ट किया गया है और बाकी के कुछ अध्यायों में प्रकृति को भी स्पष्ट किया गया है, माने सरल स्वरूप में स्पष्ट किया गया है। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा को ग्रहण करने वाला तत्व है और दोनों अव्यक्त हैं, अतीन्द्रिय है, मन इंद्रियों से जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए कभी भी दुख नहीं होना चाहिए कि अतीन्द्रिय विषय अगर हमारी समझ में ना आए तो दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से उसको समझना ही मुश्किल है।
कई बार ऐसे विषयों में ये आता है कि भाई पुरुष माने एक्स और प्रकृति माने वाई, तो ऐसा कभी होना नहीं है। दोनों अव्यक्त अतीन्द्रिय तत्व हैं, ये बात हमें स्पष्ट है। ठीक है। यस सर। पल्लवी। सर अभी सांख्य अपने पढ़ा है तो कुछ स्पेशल रीजन है कि अपने कोर्स में कुछ अभी है? हम्म अभी आपने सांख्य पढ़ाया है तो कुछ स्पेशल रीजन है कि मैंने ये कमिट किया था ड्यूरिंग द थर्ड सेमेस्टर, मैंने ये कमिट किया था कि मैं सांख्य दर्शन के विषय में कुछ बातें फोर्थ सेमेस्टर की शुरुआत में बताऊंगा। ऐसा मैंने थर्ड सेमेस्टर में 2-3 बार कमिट किया था, तो और उसको अपने ध्यान में रखते हुए ही मैंने सांख्य दर्शन अभी पढ़ाया है। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो सांख्य दर्शन, जैसा मैंने कहा कि योग दर्शन का एक फिलोसॉफिकल भाग है। माने आगे जाके भी अगर आपको योग दर्शन को और ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा तो भी सांख्य दर्शन का अभ्यास आपका हो, ये जरूरी है। तो सांख्य और अच्छी तरह से क्लियर होगा तो योग दर्शन क्लियर होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, योग दर्शन क्लियर हो सकता है, मगर योग दर्शन को और अच्छे से समझना होगा तो सांख्य दर्शन के कंसेप्ट की जरूरत रहेगी। क्योंकि हाँ तो आसन के लिए मुझे सांख्य दर्शन क्यों पढ़ना है ऐसा मन में आ सकता है, या प्राणायाम या अष्टांग योग की बात के लिए, मगर उन सभी जो सिद्धांत, जितने भी योग दर्शन के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत कैसे आए, क्यों ऐसे सिद्धांत बने, उन सबको समझना होगा तो सांख्य दर्शन पढ़ना हो। श्रीमद् भगवद गीता को समझना होगा, या और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसको समझने के लिए सांख्य दर्शन का अभ्यास हो तो वो अच्छा माना गया है। माने सांख्य दर्शन का अपना अभ्यास अपने आप में जरूरी माना गया है, और इसलिए भी हम सांख्य दर्शन को सिर्फ एक बार ओवरव्यू किया है हमने। ठीक है। हाँ सर अभी हमने पंचीकरण ऐसा कुछ वर्ड बोला है। पंचीकरण। हाँ तो ये पंचीकरण। पेपर 2 में भी एक टॉपिक है पंचीकरण एंड माया करके। हाँ तो पेपर वो 2। पढ़ाएंगे ना, वो अलग विषय है, वो हठयोग के संदर्भ में है। ओके। हाँ, तो मेरे ख्याल से सांख्य दर्शन के संदर्भ में कुछ और डाउट नहीं होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 1, Yes, sir, present. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, यस सर। 5, 6, Yes, sir. 7, यस सर। 8, यस सर। 9, Present, sir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yes, sir. 16, 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Present. 20, यस सर। 21, Present, sir. 22, 23। यस सर। ठीक, तो चलो, तो कल सुबह फिर से मिलना होगा हमारा
राजकोट वाले स्टूडेंट्स ऑफलाइन और बाकी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़ेंगे। कल एक थियरी और एक प्रैक्टिकल रहेगा, 1.5 आवर प्रैक्टिकल एंड 1.5 आवर थियरी। इस तरह से कल 2 सेशन में पूरा विषय रहेगा। तो खास करके ऑनलाइन वाले ऐसा ना समझे कि हमारा लेट होगा, षटकर्म है, लेट क्लास शुरू होंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे 7:15 to 7:30 के बीच में जो है आपका सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल थोड़ा टाइम से जुड़ जाएं उसी तरह से।